आईसीएसई बोर्ड में हिस्ट्री में जो सेकंड चैप्टर है वो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है। तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उनको हमको समझना है, बिकॉज दोज फैक्टर्स आर आस्क्ड इन द एग्जाम एंड क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन देम. So what were the factors that were responsible for the growth of nationalism? The first and the foremost factor was the economic exploitation. जो इंडिया का economic exploitation हो रहा था इंडिया का कॉलोनी बनाकर, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न था, क्योंकि इंडिया उसके पहले भी नेशन स्टेट नहीं था जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और उसके काफ़ी बाद इंडिया नेशन स्टेट बना है. यूरोप की तरह इंडिया वॉज नॉट अ नेशन स्टेट इन 1870s. तो बेसिक रीज़न जो था इंडिया में नेशनल मूवमेंट अराउज होने का, वो था ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. तो ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को शॉर्ट में समझते हैं, क्योंकि ये नेशनलिज्म को प्रमोट करने वाला और प्रोवोक करने वाला बेसिक फैक्टर है. और जो इंडियन नेशनलिज्म है वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है. तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है क्यों? क्योंकि नेशनलिज्म का पॉइंट तभी उठा है जब इकोनॉमी के लेवल पर इन डेप्थ एनालिसिस हुआ है. तो क्या क्या हो रहा था? पहली बात, जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज़ थी वो ब्रिटिश कंपनी के फेवर में बनाई गई थी. 1857 के बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रूल हैंडओवर कर लिया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया, तब भी जितनी पॉलिसीज़ थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में बनाई गई थी. ये किस तरह से किया जाएगा? जो भी गुड्स इंग्लैंड से इंडिया में आने हैं उन पर या तो नेग्लिजिबल ड्यूटी लगेगी या ड्यूटी फ्री होंगे. ड्यूटी फ्री होंगे तो चीप हो जाएंगे और मार्केट में आसानी से compete कर लेंगे. इंडिया से कोई गुड अगर बाहर जाना है तो उस पर हैवी ड्यूटी इम्पोज करी जाएगी, तो वो ब्रिटेन में जाकर महंगा हो जाएगा. दूसरी बात, यहाँ पर जो भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है वो हैंडमेड है, और ब्रिटेन में चूँकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है तो जो भी गुड आ रहा है वो मिल मेड है. अगर मिल मेड है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सकता है, और जब कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है तो उसका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है, जो वैल्यू है, वो गिर जाती है, तो वो चीप होती है. तो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश गुड को चीप बना रही थी और इंडियन गुड को कॉस्टली बना रही थी. पॉइंट नंबर 1. और इंडियन पॉलिसी को इस तरह डिज़ाइन कर रही थी कि इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पीजेंट्री के अलावा, किसानी के अलावा कुछ ना करें, और किसानी भी उस चीज़ की करें जिसकी ज़रूरत ब्रिटिश इंडस्ट्री को हो. इसके ढेरों प्रूफ हमारे पास है कि उन्होंने कहा कि आप अनाज की खेती मत करिए, अनाज मत बोइए, उसकी जगह आप इंडिगो प्लांटेशन करिए, क्योंकि उस समय तक जर्मनी में इंडिगो का केमिकल जो इंडिगो है उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी. अब जब केमिकल नहीं हुई थी तो इंडिगो वॉज इन ग्रेट डिमांड. अब इंडिगो ग्रेट डिमांड में है तो इंडिगो के लिए फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो प्लांटेशन करिए. पब्लिक इलिटरेट थी तो जैसा उनको कहा गया वैसा उन्होंने किया. अब इंडिगो प्लांटेशन से ऐसा नहीं है कि फार्मर्स को फ़ायदा नहीं है, फार्मर्स को फ़ायदा है, लेकिन जिस साल मॉनसून बेटर नहीं है उस साल तो कुछ भी नहीं है ना उनके पास, ना तो उनके पास क्रॉप है और ना ही उनके पास खाने के लिए है. तो और मॉनसून इरेगुलर है, इवन टुडे मॉनसून इरेगुलर है. तो ये प्रॉब्लम है. इंडिगो बोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंडिगो में तब प्रॉब्लम आएगी जब मॉनसून इरेगुलर होगा. तो वो तो बिजनेस साइकिल्स के अलॉन्ग चल रहे थे, लेकिन उस बिजनेस साइकिल में हमारी पोजीशन बहुत वीक थी, इसलिए हम कम्पीट नहीं कर पा रहे थे. दूसरी बात, लैंड में जो कुछ इंडियन फार्मर उगा रहा था उसका जो रेवेन्यू परसेंटेज ब्रिटिश गवर्नमेंट का था वो बहुत हाई था. तीसरी बात, जो क्लास उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, जो क्लास वहाँ से इंट्रोड्यूस हुई थी, लैंड की रूलिंग क्लासेस, वो पुराने लैंडलॉर्डशिप जैसी नहीं थी. अब वो जितनी थी सब बिजनेस क्लास थी. वो सब महाजनी कल्चर को बिलोंग करने वाले लोग थे, देवर बैंकर्स. अब वो बैंकर्स थे तो वो पर हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते थे. अब जो हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाएगा तो एक बार लोन के साइकिल में से तो तभी कोई निकल सकता है जब उसके पास प्रोडक्शन के कुछ और रास्ते हों, लेकिन एग्रीकल्चर से लोन नहीं रीपे किया जा सकता है. तो एक बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन फार्मर्स किसी भी तरह से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे. वो सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे थे जो उनके लिए सेल्फ सफिशिएंट हो, और जब कभी वो ज़्यादा अच्छे मानसून में प्रोड्यूस भी कर लेते थे तो हिंदू, चूँकि मेजॉरिटी तो हिंदू थे, हिंदू रिलीजन, हिंदू कस्टम्स में दिवाली एंड होली एंड मैरिज ऑल दिस में जो खर्चे होते थे वो सारे उनसे निकलते थे. तो उनका जो लाइफ साइकिल था वो कहीं से इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था. एंड ब्रिटिशर्स वर गेटिंग रिच एंड रिच. कैसे? क्योंकि यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहा था
वो रॉ मटेरियल ब्रिटेन की इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट चीपर रेट पर मिल रहा था, क्योंकि वो रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा था यहीं के रेवेन्यू से, जो किसान से रेवेन्यू लिया जाता था उसी से रॉ मटेरियल खरीदा जाता था, और उस रॉ मटेरियल को ब्रिटिश जो कंपनी के जो ओनर्स हैं उनको सेल कर दिया जाता था। तो इसमें सरकार को प्रॉफिट था, गवर्नमेंट को प्रॉफिट था। तो कुल मिलाकर के इस तरह से इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था और इंडिया को एक परफेक्ट कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया गया था, ताकि इंडिया कुछ भी मैन्युफैक्चर ना करे, सिर्फ इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई करे और इंडिया उनके लिए मार्केट बन जाए। वो जो भी प्रोड्यूस करें और ये बात ब्रिटिशर्स को अच्छी तरह से पता थी कि जब तक इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया जाएगा तब तक इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग नहीं होगी। तभी क्वीन के प्रोक्लेमेशन में ये बात कही गई थी कि विल डू आवर बेस्ट टू डेवलप द इंडस्ट्रीज इन द इंडिया, लेकिन दे नेवर डिड देयर बेस्ट। उन्होंने कभी अपना बेस्ट किया नहीं, सिर्फ कहा क्वीन के प्रोक्लेमेशन में। तो जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ब्रिटिशर्स तो ये जस्टिफाई कर रहे थे कि हम तो मार्केट के ओपन मार्केट रेगुलेशंस में चल रहे हैं, लेकिन ओपन मार्केट रेगुलेशंस तब हो सकते हैं जब दो इक्वल कंपटीटर्स हों। इंडिया की इक्वेशन कहीं भी ब्रिटेन के साथ नहीं थी, तो अनइक्वल लोगों के बीच में कंपटीशन हो नहीं सकता है। इसीलिए इंडियंस की जो वेल्थ थी वो लगातार ड्रेन हो रहा था। इसी पर कंटिन्यूसली बात शुरू हुई। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट होकर गए थे। ग्लैडस्टोन की गवर्नमेंट जब थी, 3 बार ग्लैडस्टोन प्राइम मिनिस्टर रहे, तो जब ग्लैडस्टोन की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी रखा कि किस तरह से इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। तो दादा भाई नौरोजी का ऐसा थॉट था कि अगर जो लिटरेट ब्रिटेन का जो लिटरेट मास है, जो वहाँ के लिटरेट लोग हैं, उनको अगर ये अवेयर करा दिया जाएगा कि इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, और तो वो हमारे फेवर में कुछ ऐसे रूल्स बनाएंगे कि हम आसानी से उनसे कोप कर जाएंगे अपनी प्रॉब्लम से। ऐसा नहीं है कि दादा भाई नौरोजी को अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में नहीं मालूम था, ऐसा नहीं है कि दादा भाई नौरोजी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में नहीं मालूम था। उनको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता था, उनको रॉबस्पियर के बारे में पता था, उनको वॉर से किस तरह से चेंजेस लाया जाए ये भी पता था। लेकिन उनको ये समझ में आया कि हम बेसिकली हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली हमारी पोजीशन ब्रिटिशर्स के सामने बहुत वीक है, तो हम वहाँ का जो लिटरेट मास है, वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लर्नड लोग हैं, और जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी बड़ी ओथ लेते हैं, अगर उनको अपनी बात रख सकते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। तो यही सोच करके ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को प्रपाउंड किया गया, यही सोच करके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई गई, और यही सोच करके दादा भाई नौरोजी ने वहाँ न्यूज़पेपर्स जाकर इंग्लैंड में निकाले, और यही सोच करके उन्होंने बार बार इंडिया के दौरे किए, और इसी सोच के तहत उन्होंने इंडिया में जो भी मॉडरेट्स को जो भी ट्रेनिंग दी, यही सोच कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना भी उसी में पले बड़े हुए, गोपाल कृष्ण गोखले भी उसी में पले बड़े हुए, और गोपाल कृष्ण गोखले बाद में गांधी जी के टीचर रहे, और उनको दादा भाई नौरोजी ने ट्रेनिंग दी एक तरीके से। तो एक दादा भाई नौरोजी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ब्रिटिशर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखा, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो दादा भाई नौरोजी के अलावा भी भारत में बहुत सारी जेंट्री ऐसी थी जो इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को समझ रही थी, और उस समय तक मीडिया, प्रेस, ये पब्लिक में बहुत अच्छे तरीके से अब एक्सपैंड हो चुका था। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब जो खासकर बंगाल में, और बंगाल में जो लर्नेड क्लास है वो कहाँ से आ रहा था? वो लर्नेड क्लास आ रहा था आज से 100 साल पहले ही बंगाल में इंग्लिश एजुकेशन इम्पार्ट करना शुरू कर दिया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो फोर्ट विलियम से जो इंग्लिश एजुकेशन इम्पार्ट करी जा रही थी उसको इंडिया का मीडियम क्लास पढ़ रहा था, और क्वीन के प्रोक्लेमेशन के बाद से कंटिन्यूसली ये प्रोक्लेम कर दिया गया कि इंडियन सिविल सर्विस के लिए इंडियन ओपन कंपटीशन में जाएंगे। वो जा नहीं पाते थे, अलग बात है, लेकिन क्वीन ने एक ओपन प्रोक्लेमेशन दे दिया था कि वो सिविल सर्विस के लिए जाएंगे। तो जब अभी तक तो सूबेदार बन सकते थे, आप तो सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, बहुत अंतर है, स्टेटस में डिफरेंस आ गया। तो सिविल सर्वेंट के लिए जाएंगे, तो सिविल सर्विस के लिए जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने इसके लिए वर्क किया, और बहुत सारे लोग सिविल सर्विस के लिए क्वालिफाई भी करे, और क्वालिफाई करके उन्होंने बात को समझा कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और गिव अप किया उसको। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे, सुभाष चंद्र बोस फेमस एग्जाम्पल है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एग्जाम्पल, अरविंद घोष एग्जाम्पल। तो बात यह है कि जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो बेसिक रीज़न था इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करने का। ये रिएक्शन था, इंडियन नेशनलिज्म रिएक्शन में आया था। और रिएक्शन कैसे आया था? देखिए, एक बहुत फेमस बात है जो कही जाती है कि भारत ने ब्रिटेन की जंजीरों को ब्रिटेन के हथौड़े से तोड़ा है। तो हथौड़ा क्या है? एजुकेशन है ना, इंग्लिश एजुकेशन है। तो हमने इंग्लिश पढ़ के ही जाना है कि लिबर्टी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, मॉडर्न स्टेट क्या होता है, ये हम इंग्लैंड में ही पढ़ कर जाने हैं, और उसके बाद हमने इंडिया में उसकी डिमांड करी है। तो जो हमारा नेशनलिज्म है वो इस तरह से डेवलप हुआ है, यानी कि अगेंस्ट द रिएक्शन कि आप इंग्लैंड में इंग्लैंड की पब्लिक के लिए जो कर रहे हैं वो इंडिया में इंडिया की पब्लिक के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम भी तो वी आर द ऑल्सो द पीपल ऑफ द
क्वीन, हम भी तो महारानी की प्रजा हैं, तो हमारे लिए वही सब करिए, क्या हम इक्वल नहीं है क्या? तो ये सारी बातें सोच करके इंडियन नेशनलिज्म की फीलिंग आई है। और नेशनलिज्म क्या है? वननेस की फीलिंग है। क्या, किस चीज़ की वननेस? हमारा कॉमन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमारा कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड है। तो इसके पहले ऐसी वननेस नहीं थी, क्योंकि मराठाज वर सेपरेटेड, सिख्स वर सेपरेटेड, मैसूर वॉज सेपरेटेड, अवध वॉज सेपरेटेड, बंगाल वॉज सेपरेटेड, देयर वर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो ऐसी वननेस की फीलिंग कोई है ही नहीं। ये वननेस कहाँ से आई है? जब पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लिया गया है। पूरे इंडिया को कॉन्कर करने के बाद एक बंगाली और एक मद्रासी में कोई डिफरेंस नहीं रह गया, क्योंकि सब लोग ट्रेन में एक साथ चल रहे हैं। तब वो वननेस की फीलिंग आई कि वो हमारा एक ही वैदिक कल्चर है, हमारा एक ही मोरन कल्चर है। और ये कल्चर भी हमारा ब्रिटिशर्स ने ही निकाला है खोज करके, कि ये फोर्ट विलियम से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई। और लर्निंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, ये सब लर्निंग उसी समय शुरू हुई है। उसके बाद हमने अपने ग्लोरियस पास्ट की डिस्कवरी करी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी था और हमारे वैदिक कल्चर इतना बड़ा था, सब कुछ हमने जाना। वो जानने के बाद हमने ब्रिटिशर्स से ये डिमांड करी कि जो एक्सप्लॉयटेशन हमारा हो रहा है, उस एक्सप्लॉयटेशन को कम किया जाए, बंद किया जाए। ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि बंद किया जाएगा तो उनको यहाँ से हटना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि दादा भाई नौरोजी चाहते नहीं थे कि वो यहाँ से हटें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दादा भाई नौरोजी स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते थे। केवल दादा भाई नौरोजी नहीं है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। तो ये इस तरह से बेसिक रीज़न, आपको शायद बात समझ में आ गई है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट रिएक्शन था इंडियन नेशनलिज्म। दूसरा पॉइंट क्या है, इंडियन नेशनलिज्म क्यों जनरेट हुआ, क्यों डेवलप हुआ? जो 1857 के बाद स्पेशली लॉर्ड लिटन की जो पॉलिसीज़ थी। अब देखिए, पॉलिसी पर रिएक्शन कब आता है? जब पब्लिक लिटरेट होती है। जब पब्लिक बहुत गरीब होती है तो कभी क्रांति नहीं होती है। फ्रांस की क्रांति भी मीडियम क्लास ने करी थी, रूस की क्रांति भी मीडियम क्लास ने करी थी। जब खाने के लिए होता है तभी क्रांतियाँ होती हैं। तो जब हमारी सिचुएशन, जब हम इंग्लिश पढ़ा लिखा क्लास जब समझ गया, अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ा लिखा क्लास को समझ में आ गया कि जो ब्रिटेन में हो रहा है वही इंडिया में होना चाहिए, तब उन्होंने वो प्रेस के माध्यम से, प्रेस के मीडियम से वो सब डिमांड शुरू करी। और डिमांड शुरू करी तो ब्रिटिश तो, ये बात पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुकी है कि वो तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी में बिलीव करते थे। वो तो हमको सेकंड कैडर की रेस मानते थे, अपने इक्वल तो समझने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब मानते थे तो उसमें रिएक्शन आना शुरू हो गया। और रिएक्शन आया किसका? लॉर्ड लिटन का आया। वो अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लगा दिया? बंगाल से ढेर सारे अखबार पब्लिश होते थे। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का उसमें से मेजर जो है अखबार था जो एंटी ब्रिटिश था, ब्रिटिश पॉलिसी को वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली उसको लिखता था। बंगाली में भी पब्लिश होता था, बंगाली में ही पब्लिश होता था, वो तो इंग्लिश में बाद में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो शिशिर कुमार घोष का ये जो अमृत बाजार पत्रिका है और जो बंगाली है, बंगाल गजट है, ढेरों अखबार हैं। ये जितने भी अखबार हैं, ये इनकी जो अंग्रेज थे, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, प्रॉपर स्कैनिंग नहीं कर पाती थी। क्यों? रीजनल लैंग्वेजेस में इतना कमांड उनका था ही नहीं। तो हमने कब क्या लिख दिया, कब उनका असम्मान हो गया, वो जान नहीं पाए। 1 महीने बाद तो उनको पता चला कि हमने इतनी बुरी बात उनके बारे में लिख दी थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो भी अखबार पब्लिश होंगे उन पर ये एक्ट लगेगा, और अगर उन्होंने कुछ भी अगेंस्ट द ब्रिटिश लिखा तो वो अखबार बंद हो जाएगा, हैवी फाइनेंसिंग, उस पर हैवी चार्ज लगाया जाएगा। इसके रिएक्शन में रातों रात अमृत बाजार पत्रिका इंग्लिश के अखबार में कन्वर्ट हो गया। यानी शाम को ये नियम आया और सुबह अमृत बाजार पत्रिका इंग्लिश में निकला। आप समझ लीजिए कि नेशनलिज्म की फीलिंग कितनी स्ट्रांग थी उस समय। तो वो जो कर रहे थे, हम उसका रिएक्शन दे रहे थे। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसीलिए लाया। लॉर्ड लिटन ने आर्म्स एक्ट लेकर आए, आर्म्स एक्ट उन्होंने लाया, और आर्म्स एक्ट में उन्होंने कहा कि इंडियंस आर्म्स रखने के लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ये हम जो है लाइसेंस अपने गन रखने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अगर लाइसेंस अंग्रेजों से लेंगे तो लाइसेंस हमें बहुत लिमिटेड मिलेंगे। इस आर्म्स एक्ट का भी विरोध हुआ, इसके अगेंस्ट बहुत आवाज़ उठाई गई। इंडियन सिविल सर्विस की एज, अब सिविल सर्विस तो में तो लोग जा ही रहे हैं, तो इंडियन सिविल सर्विस की एज जो है वो 21 से घटाकर 19 कर दी गई कि आपको 19 मैक्सिमम एज है। अब 19 ईयर्स की एज में 1 साल तो पानी के जहाज से जाने में लग जाएगा। तो ये इसलिए किया गया ताकि आप उसको क्वालिफाई ना कर पाएँ, और क्वालिफाई करेंगे तो दिक्कत खड़ी करेंगे ब्रिटेन के लिए। कोई नहीं चाहता कि आप सिविल सर्विस में जाए। तो बेसिकली ये सारे जो रिप्रेसिव एक्ट थे डलहौजी के, आप अगर इनको डलहौजी के
एक्ट से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है। डलहौजी तो सीधा सीधा आपका किंगडम मांग रहा था, आपकी लैंड मांग रहा था। लिटन तो कुछ भी नहीं मांग रहा। लिटन तो केवल इतना कह रहा है कि आप ये अखबार में हमारे बारे में क्रिटिकल बातें मत लिखिए, आप लाइसेंस लीजिए। और आगे आगे जो लॉर्ड रिपन के समय में जो इल्बर्ट बिल आया, तो इल्बर्ट बिल के बारे में पहले थोड़ा सुन लीजिए तो बात आपको समझ में आएगी कि एक्चुअली लिटन और रिपन कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम ज़्यादा समझदार हो गए, इसलिए हमारे रिएक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो रिपन क्या कर रहे हैं? रिपन ने रिपन की लॉ काउंसिल में लॉर्ड इल्बर्ट वॉज द लॉ मेंबर, तो उन्होंने एक ऐसा बिल रखा, एक प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा कि इंडियन मैजिस्ट्रेट्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, गिनती के 2-4 थे खाली बंगाल में, जो इंडियन मैजिस्ट्रेट्स हैं वो भी अगर उनके कोर्ट में भी यूरोपियंस का केस आ जाएगा तो वो भी हियर कर सकते हैं। ये कैसे? ये तो बर्दाश्त नहीं हुआ, ये यूरोपियन मास को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? इंडियंस हमारे मुकदमे कैसे सुन पाएंगे? उनको रिपन के ब्रेन पर शक हो गया। इवन इस पर क्वीन का भी कमेंट आया कि आपको इलाज की ज़रूरत है। तो और रिपन को वापस भी बुला लिया गया। अब जब रिपन को वापस बुला लिया गया तो ये बात बिल्कुल ओपन हो गई कि कहीं से, अब ओपन तो पहले से ही थी लेकिन अब रिएक्शन ज़्यादा आया। क्या पहले से ओपन नहीं थी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? पहले से भी ओपन थी लेकिन अब और ओपन हो गई। अब उसका रिएक्शन आना था। तो आप इस बात को समझें कि लॉर्ड लिटन या इल्बर्ट बिल ने ऐसा कुछ नहीं कर दिया जो पहले नहीं होता था। लेकिन पहले हम ना तो इंग्लिश पढ़े हुए थे, ना हमारे पास अखबार थे, ना हमारे पास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी, ना हमारे पास फोरम थे इंडियन एसोसिएशन जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो बनाए थे, ना हमको पॉलिटिक्स करनी आती थी, इसलिए इसके रिएक्शन नहीं आते थे। तो पॉलिटिक्स जब करनी आएगी तभी तो नेशनलिज्म अराइज होगा। यही है इंडियन नेशनलिज्म के अराइज का रीजन बेसिकली। तो आप कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म क्यों अराइज हुआ? रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? रिएक्शन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से आ रहा है। रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? रिएक्शन प्रेस के रोल से आ रहा है। प्रेस क्या कर रहा है? प्रेस हमको लिटरेट कर रहा है कि हम पढ़ सकें और हम समझ सकें कि हमारा किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो बेसिकली ये बातें हैं। और लॉर्ड लिटन को बहुत जिम्मेदार ठहराया जाता है इंडियन नेशनलिज्म के लिए। लॉर्ड लिटन जिम्मेदार नहीं है, पोजीशन तो, सिचुएशन तो पहले से ही उसके लिए तैयार थी। लॉर्ड लिटन ने तो केवल एक ऐसा काम कर दिया जिसके रिएक्शन में हमको मूवमेंट करने का पूरा मौका मिल गया। तो बस बहुत सारे लोग थे जो बिल्कुल उनका माइंड सेटअप था, उन्होंने मूवमेंट तैयार कर दिया। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें फॉरमोस्ट थे। दादा भाई नौरोजी ने तो कोई मूवमेंट शुरू नहीं किया, और वो तो केवल ब्रिटिश जनमत को ही कन्विंस करते रहे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडिया में इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन शुरू कर दिया। ये वन ऑफ द फॉरमोस्ट जो एजिटेशन हैं उनमें से एक है। तो ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मूवमेंट, ये सब कांग्रेस के पहले हो रहा है, अभी कांग्रेस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोच रही है कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ गई है तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ गई है तो हमें आपको नेता बना देना चाहिए। तो नेता बनाने के लिए हमें आपकी कांग्रेस का डेवलपमेंट कर देना चाहिए। तो कांग्रेस अंग्रेजों ने क्यों बनाई? इसलिए तो बनाई। और यही रीजन है कि ए ह्यूम कांग्रेस के फाउंडर हैं। डफरिन कांग्रेस के शुरुआती सम्मेलनों में गए हैं और उसके वहां पर बैठे हैं। और वॉइसरॉय ने बाकायदा कांग्रेस के डेलीगेट्स का स्वागत किया है। क्यों? क्योंकि ये तो अंग्रेज समझ रहे थे कि हमको पॉलिटिकल फोरम बनाने की जरूरत है, क्योंकि अब आप काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस हो गए हैं, तो आपको एक पॉलिटिकल फोरम देने की जरूरत है। लेकिन बहुत जल्दी 2-3 सेशंस में ही अंग्रेजों को समझ में आ गया कि हमने तो ये अपने लिए समस्या खड़ी कर ली है, यहाँ पर मंच पर हमारे अगेंस्ट बातें होती हैं। तो तुरंत वो उससे अलग हो गए। तो कांग्रेस बनाई तो अंग्रेजों ने थी, लेकिन वो रही नहीं अंग्रेजों की। तो बेसिकली वो बिल्कुल नेशनलिस्ट पार्टी थी। तो बेसिकली बात क्या है, हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पॉइंट नंबर 1, जो कर्जन की पॉलिसी, जो लिटन की पॉलिसीज है पॉइंट नंबर 2, रोल ऑफ द प्रेस पॉइंट नंबर 3, और जो सबसे बेसिक और सॉलिड बात है वो ये है कि इंडिया में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इसके 50 ईयर्स पहले से चल रहा है। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज के फाउंडर हैं 1828। राजा राम मोहन रॉय ने अबॉलिशन ऑफ सती, इसके बाद कैनिंग के समय में विडो रीमैरिज एक्ट। इंडिया में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने क्या एस्टैब्लिश किया? ये एस्टैब्लिश किया कि आप अपने ऑर्थोडॉक्स चेंज को तोड़ करके ब्रिटिशर्स की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करिए। अगर सती इनह्यूमन है तो आप सती को मत अडॉप्ट करिए। अगर विडोज़ हैं, उनकी रिमैरिज हो सकती है तो हो जाने दीजिए। अगर विमेन एजुकेशन हो रही है तो उसको हो जाने दीजिए। कादम्बनी गांगुली फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ इंडिया, ये इसी समय क्यों निकली? क्यों? ये सारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का रिजल्ट थे। अब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट सारे के सारे प्रो ब्रिटिशर्स हो ऐसा नहीं है। कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऐसे हैं जो अपने ग्लोरियस पास्ट को देख रहे हैं, जैसे आर्य समाज। आर्य समाज तो बिल्कुल इंग्लिश के अगेंस्ट है, वो तो इंग्लिश को मानने को तैयार नहीं है। तो आर्य समाज का जो मूवमेंट है वो
वेदास से अपना बैक टू द वेदास का वो स्लोगन दे रहे हैं। और दयानंद सरस्वती ने तो पाखंड खंडनी पताका जैसा फ्लैग एक होस्ट किया कि वो जितना भी जो हो रहा है हिंदू रिलीजन में वो सब गलत हो रहा है, और जो वैदिक पीरियड में हो रहा था केवल वो ठीक हो रहा था। तो वही सारा दोबारा स्टैब्लिश करना है। तो वेदास के बाद का जितना नॉलेज है उनको सब उन्होंने डिनाई कर दिया कि ये सारा नॉलेज जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरीके से बहुत बड़े लेवल पर हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म शुरू हुए। केवल हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म नहीं शुरू हुए, मुस्लिम्स में भी रिफॉर्म शुरू हो गए, सिख में भी रिफॉर्म शुरू हो गए, पारसीज में भी रिफॉर्म शुरू हो गए। तो इंडियन सोसाइटी रिफॉर्मेटिव मोड में आ गई। जब इंडियन सोसाइटी रिफॉर्मेटिव मोड में आ गई तो ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड तैयार हो गया नेशनलिज्म के लिए। हम मॉडर्निटी की तरफ हमने अब एक अपना मेजर स्टेप उठाया, और ये मेजर स्टेप ब्रिटिशर्स ने नहीं उठवाया, ये मेजर स्टेप हमारे मास का रिएक्शन था जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और जो हम ब्रिटिश पॉलिसीज़ के ब्रिटिश पॉलिसी के लिए, जो ब्रिटिश पॉलिसी से हमको जो नुकसान हो रहा था उसके लिए था। तो बेसिकली इसी समय पर राजा राम मोहन रॉय का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती का मैंने नाम लिया, ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज, इन्होंने कुछ चुनिंदा सेक्शंस के लिए, समाज में जो तथाकथित जो निम्न वर्ग थे, जो दबे हुए वर्ग थे, उनके लिए काम शुरू किया। लेकिन वुमेन एजुकेशन के लिए भी काम किया, और एक कुछ लिमिटेड कास्ट के लिए ही किया काम, लेकिन इन्होंने अपना जो वर्क है उसको प्रॉपरली किया, और वो कॉन्शियसनेस उससे जागी। तो ज्योतिबा फूले ने वर्क किया। इसके अलावा लिस्ट है पूरी। मुस्लिम्स में सैयद अहमद खान, लास्ट वीडियो में उनके बारे में डिस्कस हो चुका है। तो सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स में बहुत बड़े लेवल पर रिफॉर्म शुरू किया, और ये कहा कि मुस्लिम्स में रिफॉर्म की ज़रूरत है। देखिए, एक तरफ वहाबी मूवमेंट हो रहा है, वहाबी मूवमेंट कुरान पर बेस्ड है, और सैयद अहमद खान का जो मूवमेंट है वो साइंटिफिक है। वो ये कह रहा है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहिए, उनको साइंस पढ़ना चाहिए। मुस्लिम विमेन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं सैयद अहमद खान, और पूरी लिस्ट पूरी लगी हुई है। हर रिलीजन में रिलीजियस रिफॉर्म हो रहा है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं यूरोप के रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से। यूरोप में पहले सोशल रिफॉर्म हुआ है, रिलीजियस रिफॉर्म हुआ है, फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ है, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, फिर मॉडर्न स्टेट का एवोल्यूशन हुआ है। तो ये बेसिक स्टेप है, ये इंडिया में भी हुआ है। तो इस तरीके से ये सारे रीजंस हैं इंडियन नेशनलिज्म के अराइज होने के। अब हम आते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो देखिए, ये बात समझ में आ रही थी ब्रिटिशर्स को कि अब एक बैकग्राउंड तैयार हो गया है कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाना ज़रूरी है। यही रीज़न है कि वेडरबर्न, ह्यूम और डफरेन, ये तीन मेजर लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के फॉर्मेशन को में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। भारतीय जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तो लाइन लगी हुई है, लेकिन बिना ब्रिटिशर्स के सपोर्ट के कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर सकती थी। तो इन्होंने कांग्रेस को बनाने की कोशिश करी, और इस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल में अपना इंडियन एसोसिएशन चला रहे थे, और पूरे इंडिया के जो लीडर्स थे, अभी तक जो लोकल फोरम्स थी वो एक ऑल इंडिया फोरम में कन्वर्ट होने के लिए तैयार थी। इसका जो होना था, इसका सेशन जो होना था वो पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैला, तो फिर बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका सेशन बुलाया गया। शुरुआत पहले जो इसका जो पहला सेशन था उसमें केवल 72 लोगों ने इसको अटेंड किया कांग्रेस को, और ये चीज़ करी गई। लेकिन इसके बाद इसमें इन्वॉल्वमेंट ब्रिटिशर्स का बढ़ा, जैसा ह्यूम, और ह्यूम तो अग्रेसिव थे, ये भारत के सिविल सर्वेंट थे सीनियर, और वेडरबर्न और डफरिन तो देवर द रादर सीनियर देर ह्यूम, तो ये तो वायसरॉय भी थे डफरिन। तो इन लोगों ने कांग्रेस को बनाया, लेकिन बस तीसरे सेशन में ही उनको समझ में आ गया, और ये कहा जाने लगा, खुद डफरिन ने कहा कि कांग्रेस ये कुछ असंतुष्ट वकीलों का संगठन है जो अपने अलावा किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो ऐसा रिएक्शन वो क्यों दे रहे हैं? ऐसा रिएक्शन वो इसलिए दे रहे हैं कि उनको ये समझ में आ रहा है कि हमने जिस पर्पस के लिए, हमने तो सेफ्टी वॉल्व के लिए लगाया था इसको, कि जो हो सके कि जो पब्लिक जो चाह रही है एजिटेशन ना क्रिएट हो 1857 ऐसा, तो सेफ्टी वॉल्व की जगह तो प्रॉब्लमेटिक वॉल्व बन गया हमारे लिए। तो सेफ्टी वॉल्व का जो थ्योरी था कांग्रेस का, वो सेफ्टी वॉल्व काम नहीं किया, तो इसीलिए वो कांग्रेस के एंटी हो गए। और 1905 में कर्जन ने तो कांग्रेस को लिए बाकायदा स्टेटमेंट दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स डेथ,
एंड आई विल प्रिपेयर इट्स पीसफुल डिमाइस। कांग्रेस अपनी मौत की तरफ जा रही है और मैं उसकी शांतिपूर्ण मौत में मदद करूंगा। तो शांतिपूर्ण मौत में मदद तो वो नहीं कर पाए, ऊपर से बंगाल विभाजन उन्होंने कर दिया और बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया और कांग्रेस अपने आकार जो उसका साइज था उससे कई गुना बड़ी हो गई। तो बेसिकली सेफ्टी वॉल्व काम नहीं किया। तो ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट इसलिए था कि वो सेफ्टी वॉल्व लगाना चाहते थे, सेफ्टी वॉल्व लगा नहीं, और उसकी जगह पर एक ऑल इंडिया जो है फोरम तैयार हो गया जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। तो अर्ली नेशनलिज्म का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, और जिसका मैंने डिस्कशन किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरह से फॉर्म हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस 1947 तक होते रहे, उसके बाद भी होते रहे, लेकिन फिर तो उसका नेचर बदल गया। लेकिन जो सेशंस हैं वो हर साल होते थे और साल के अंत में होते थे और 3 दिन होते थे केवल, साल भर ये लोग नहीं मिलते थे और 3 दिन में सबको डिसाइड होता था। बाद में गांधी जी ने कांग्रेस में बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, जैसे जो सूरत का सेशन है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरत में स्प्लिट हुई है, तो ये सूरत का 23rd सेशन है। इसके अलावा कोलकाता का सेशन जो है जहाँ पर 1911 का, जहाँ पर पहली बार जो नेशनल एंथम गाया गया जनगण मन, और 31st सेशन लखनऊ का है जहाँ पर 1916 में जहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पैक्ट हुआ है। तो ये हमको इंपॉर्टेंट सेशंस को याद रखने हैं। लाहौर का सेशन 1929 का है जहाँ पर पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया गया, और हरिपुरा का सेशन है जिसमें सुभाष बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। तो ये लेफ्ट विंग की एक तरीके से जीत थी। तो ये तो सेशंस हमको सारे नहीं याद रखने हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन जिनके मैंने नाम लिया। कांग्रेस बेसिकली बनाई गई और जो बनी ये इंडियन नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करने वाला ये ऑल इंडिया फोरम था, और इस फोरम की मदद से फिर इंडियन नेशनलिज्म आगे बढ़ा। लेकिन कांग्रेस की जो डिमांड्स थी वो क्या थी? इकोनॉमिक रिफॉर्म की। क्यों थी इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वो चाहते थे कि आप एक्सपेंडिचर कमीशन बनाइए, कितना खर्चा हो रहा है, क्यों खर्चा हो रहा है हमें पता तो चले। वायसराय की काउंसिल को विस्तार कीजिए, और वायसराय की काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन हमारा बहुत कम है तो उस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाइए, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव लीजिए, काउंसिल सुधार करिए, कुछ लेवल पर, नगर पालिका लेवल पर, स्टेट लेवल पर हमको इलेक्शन लड़ने का जैसे ब्रिटेन में होता है हमको मौका दीजिए। तो वो ये नहीं कहते थे कि हम फॉरेन रिलेशन हमको चाहिए, हमको आपका डिफेंस चाहिए, हमको आपकी फॉरेन पॉलिसी चाहिए। वो कहते थे हमको हमारे प्रॉब्लम है वो आप हमको सॉल्व करने का पूरा मौका दीजिए। तो कांग्रेस की जो ये लिबरल विंग थी, इस तरह से इंडियन नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। और ये बेसिकली बात है जो राइज ऑफ नेशनलिज्म जो हमारा चैप्टर है उसकी मैंने ये थ्योरी डिस्कस करी है। अब हम नेक्स्ट ऑडियो में जो इसमें वीडियो में इसमें जो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स जो बोर्ड में आने का चांसेस है वो डिस्कस करेंगे।